मिस्र की मशहूर वैली ऑफ द किंग्स। सोचिए, जहां फिरौन की विशाल कब्रें हजारों सालों से दफन हैं। पर क्या हो अगर पता चले कि इन कब्रों में रेत के नीचे एक ऐसा राज छिपा है जो सीधे भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। तो सवाल यही है, आखिर एक फिरौन की कब्र में 2000 साल पुराना एक तमिल नाम क्या कर रहा है? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है उन कब्रों की दीवारों से जहां कुछ निशान मिले हैं, ऐसे निशान जिन पर सदियों तक किसी की नजर ही नहीं गई। इन्हीं दीवारों पर एक लिखावट मिली है, कोपान वरत कंतन। इसका सीधा सा मतलब है कोपान आया और उसने देखा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे टाइम ट्रैवल है। 2000 साल पहले का एक यात्री सदियों के पार जाकर हमें बता रहा है, मैं यहाँ था, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कोपान अकेला नहीं था। रिसर्च करने वालों को चातन और किरण जैसे कई और तमिल नाम भी मिले हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये वो नाम हैं जो उस दौर के तमिलनाडु के शिलालेखों में भी मिलते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि ये लोग प्राचीन तमिलगम से ही आए थे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? दीवारों पर ऐसे नाम लिखने का चलन उस समय के ग्रीक और रोमन लोगों में भी था। वो भी जब किसी खास जगह जाते थे तो अपनी निशानी छोड़ाते थे। तो ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय यात्री भी उस दौर की ग्लोबल टूरिस्ट वाली संस्कृति का हिस्सा बन गए थे, एकदम घुल मिल गए थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ नामों की नहीं है, ये एक बहुत बड़े सफर का छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ मसालों और कपड़ों के व्यापार से कहीं ज्यादा थी। अब तक कुल मिलाकर करीब 30 ऐसे भारतीय शिलालेख खोजे जा चुके हैं। 30 ये नंबर बताता है कि ये कोई एक दो लोग नहीं थे जो गलती से वहां पहुंच गए। नहीं, ये तो एक पूरा सिलसिला था। बहुत से भारतीय उस दौर में मिस्र की यात्रा कर रहे थे। इन 30 में से ज्यादातर यानी करीब 20 तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये वही प्राचीन लिपि है जिससे आज की तमिल भाषा निकली है। लेकिन जो बाकी के शिलालेख है ना, वो एक और भी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। बाकी के निशान संस्कृत, प्राकृत और गांधारी खरोष्टी जैसी लिपियों में हैं। इसका मतलब ये कि यात्री सिर्फ दक्षिण भारत से नहीं, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम भारत से भी मिस्र पहुंच रहे थे। जरा सोचिए, पूरा भारत उस समय दुनिया से जुड़ रहा था। देखिए, अब तक हम यही मानते थे कि भारत रोम के रिश्ते बस बंदरगाहों तक थे, जहां से मसालों और सामान का व्यापार होता था। लेकिन ये जो नए सबूत मिले हैं, ये तो मिस्र में नील नदी की घाटी में बहुत अंदर मिले हैं। ये बताते हैं कि सिर्फ सामान नहीं, बल्कि इंसान खुद सफर कर रहे थे, घूमने के लिए, नई चीजें देखने के लिए। सच पूछिए तो ये खोज हमारे लिए इतिहास का एक बिल्कुल नया पन्ना खोल रही है। एक ऐसा पन्ना जो हमें प्राचीन भारत के दुनिया के साथ रिश्तों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। तो हमारी सोच में बदलाव कैसे आया, इसे समझते हैं। पुरानी सोच थी कि ये रिश्ता सिर्फ व्यापार का था। फिर नया सबूत मिला कि लोग खुद हजारों किलोमीटर दूर जा रहे थे, और इससे मिला एक बिल्कुल नया नजरिया कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि ट्रेड, टूरिज्म और कल्चर का एक शानदार संगम था। और ये सब कब हुआ? ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये सिलसिला पहली से तीसरी शताब्दी तक यानी सदियों तक चला। खासकर दूसरी शताब्दी में, जब एक कल्चरल एक्सचेंज अपने चरम पर था। इसी से एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया सामने आता है, साझा वैश्विक संस्कृति का। मतलब भारतीय हों या ग्रीक, अलग अलग जगहों से आए लोग एक ही परंपरा निभा रहे थे, अपनी यात्रा की निशानी छोड़ना। वे एक तरह से उस प्राचीन दुनिया के ग्लोबल टूरिस्ट थे, जिनकी एक अपनी पहचान थी। तो ये विरासत जो हजारों साल तक रेत में दबी रही, हमें आज क्या सिखाती है? और इससे भी बड़ा सवाल कि ये आखिर अब तक बची कैसे रही? मन में ये सवाल तो आता ही है कि स्याही और कोयले के ये नाजुक से निशान 2000 साल, इतने लंबे समय तक आखिर बचे कैसे रहे? इसका जवाब छिपा है मिस्र के भूगोल में ही। एक तो वहां की बेहद सूखी जलवायु, और दूसरा चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरों के अंदर की सुरक्षा। इन दोनों ने मिलकर इन हस्ताक्षरों को समय की मार से बचाकर रखा, ताकि आज हम इन्हें पढ़ सकें और उस गुजरे हुए जमाने को महसूस कर सकें। ये खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है
कि इतिहास की दीवारों पर ना जाने और कितने ऐसे अनसुने किस्से दर्ज होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।